गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ये। इसके पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम लोग चैप्टर लेकर के आए हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है ना। एसिड, बेसिस, साल्ट किसमें? केमिस्ट्री में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लाइन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ढंग से पढ़ें तो जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन मिलेगा, जिसमें एसिड, बेस और साल्ट को पहचानने में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं जैसे कि एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। पहले जितने केमिस्ट थे या जितने साइंटिस्ट थे, सबका विचार अलग अलग था, सबका थ्योरी अलग अलग था। किसी ने कुछ और तरीका से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसी ने कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है ना, यानी कि सारे साइंटिस्ट लोगों का लगभग जो अपना सेंस था, सेंस ऑफ ह्यूमर था, सबने अपने तरीके से सोचा और लगभग सब में एक कॉमन चीज सामने निकल करके आया कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन होते हैं। एक्सेप्शन तो सब जगह है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन कंटेनिंग करते हैं, जो हाइड्रोजन रखते हैं, उसको एसिड्स कहते हैं। बेस के बारे में सोचा गया कि जिसमें OH रहता है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड रहता है, वो बेस हो गया। और साल्ट में ना हाइड्रोजन हो ना OH हो, उसको साल्ट नाम दिया गया, सॉल्ट नाम दिया गया। अब सबसे पहले एसिड्स के बारे में जानते हैं कि एसिड्स क्या होता है। तो सिंपली जानिए कि इट इज जनरली अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शन तो है ही, बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है तो भी वो एसिड है, हाइड्रोजन है तो भी वो एसिड नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन फिलहाल ओवरऑल ये बात सामने आया कि इट इज जनरली अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के रूप में HCl, HF, ठीक है ना, उसके बाद H2SO4, फिर HNO3, ठीक है ना, यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्राइड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब में क्या कॉमन आ रहा है? सब में पहले क्या है? हाइड्रोजन है, इसलिए इसको एसिड के रूप में रखा गया। लेकिन कुछ ऐसे टर्म भी सामने आए जिसको पहचानना काफी मुश्किल होने लग गया, जैसे CO2, SO2, ठीक है ना, SO3। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कंटेन नहीं कर रहा है कंपाउंड, फिर भी ये एसिड है, फिर भी ये एसिड्स हैं। फिर एक और जैसे C6H12O6, C6H12O6, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, फिर भी ये एसिड नहीं है, नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, आराम आराम से समझेंगे, जरूर सब समझ में आएगा। अब पहले बोला गया कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करता है उसको एसिड कहा गया। फिर इसके बारे में सोच करके कि आखिर इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर भी ये एसिड है, एसिडिक नेचर है इसका, ठीक है ना, ये कैसे? तो इस बात को लेकर के ये जो डेफिनेशन हुआ वो लगभग गलत साबित होने लग गया। हालांकि ये सही है, गलत डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक्सेप्शन है ना। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिड नहीं, ठीक है ना। इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे क्या आखिर इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया, कौन से केमिस्ट ने बताया, इसको एक्सप्लेन किस केमिस्ट ने किया, आगे हम पढ़ते चलेंगे। इतना विश्वास रखिए कि आपको एसिड, बेस एंड साल्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके रिएक्शन कराने में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अब देखिए बेस में, बेसेज में कि इट इज आइदर मेटालिक ऑक्साइड, इट इज आइदर मेटालिक ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन, और अमोनिया का सॉल्यूशन होता है। जैसे मेटालिक ऑक्साइड, जैसे लिख दिए हम MgO, मेटल है, ऑक्सीजन है, तो मेटालिक ऑक्साइड हो गया। उसके बाद है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड,
जैसे AlOH का O3 या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें उसके बाद अमोनियम सॉल्यूशन जैसे NH4OH। NH4OH इस सब में एक चीज कॉमन देखिए आप, यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर भी OH है, लेकिन इसमें OH नहीं है, फिर भी ये क्या है, बेस है। इसके बारे में भी आगे एक्सेप्शन में डाला गया। जनरली जाना गया कि जो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH फॉर्म होता है, OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड होता है। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए बेस है। ये पूरा एक के फॉर्म में है, OH सिंगल एक साथ है। अलग अलग अगर रहता तो हो सकता है ये एसिड हो सकता था, लेकिन ये दोनों एक साथ है, OH के रूप में है, इसलिए बेस हो गया। इसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि या तो सिंपल डेफिनेशन से कि या तो मेटालिक ऑक्साइड होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड होता है और अमोनियम सॉल्यूशन होता है। तीन चीज कंफर्म है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्यूशन OH के साथ, तो इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्यूशन में एक चीज कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, लेकिन इसमें तो OH है नहीं, फिर भी हम जानेंगे आगे, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से डेफिनेशन जानेंगे। अब आया साल्ट के बारे में। साल्ट्स क्या है, तो सॉल्ट्स में सिंपल जानते हैं कि जिसमें ना हाइड्रोजन है, सिंपल जनरली ऐसा होता है कि जो ना हाइड्रोजन कैरी करता हो और ना ही कोई हाइड्रोक्साइड कैरी करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट्स कहेंगे। यानी कि लिख सकते हैं सॉल्ट्स के रूप में डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए सॉल्ट्स का ये टेम्पोररी बताया जा रहा है, आगे सब चीज ये बदलने वाला है, ये कंफर्म नहीं बताया जा रहा है, फिलहाल आपको आइडिया दिया जा रहा है। NaCl, फिर MgCl2, Na2SO4, किसी में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, OH नहीं है, इसलिए सॉल्ट्स है। और सॉल्ट्स कब बनता है, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े होंगे कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो इसको हम देखेंगे आगे, जब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सॉल्ट्स क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और OH नहीं हो, ये तत्काल के लिए है, आगे चल करके सब बदलने वाला है, ठीक है। अब इसमें हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना सोच था, अपनी अपनी थिंकिंग थी। अब देखिए क्या थिंकिंग था उन लोगों का। सबने कहा, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करता है वो एसिड होता है, लेकिन ये गलत कहां साबित हो गया, जहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे SO2 आया, SO3 आया, CO2 आया, CO3 आया, ये क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड था। तो यहां पर ये जाके थोड़ी गलत साबित होने लग गया। फिर बोला गया कि जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है वो भी क्या होता है, बेस होता है, फिर गलत साबित होने लग गया। कहां पे जाकर के, मेटल ऑक्साइड के साथ में MgO, CaO, Al2O3, वहां पर गलत साबित होने लग गया। फिर सॉल्ट्स की बात आई कि जिसमें हाइड्रोजन और OH नहीं होता है वो सॉल्ट्स होते हैं। फिर बात आने लग गई कि ठीक है वो नहीं होता है तो NaHSO4 ये क्या है, एक साल्ट है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इस सब बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, बहुत सारा बात आया सामने, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले सोचा गया था किसके द्वारा, हो सकता है कि नाम आप सुने हो, आर्हेनियस का नाम। देखिएगा, आर्हेनियस कंसेप्ट रिगार्डिंग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, आर्हेनियस। देखिए आर्हेनियस साहब का कहना था कि एसिड वह हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करे तो H+ आयन रिलीज करता है। सिंपल इसको आर्हेनियस साहब का कहना था, लिख सकते हैं कि एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which produces
हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने पर या तो H+ रिलीज करता हो या फिर H3O+ रिलीज करता है। यह हाइड्रोजन आयन हो गया और यह हाइड्रोनियम आयन हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्या इन्होंने सबसे पहले तर्क दिया एसिड के बारे में कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, लेकिन अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या वाटर के साथ डिसॉल्व करें, ये रिएक्ट हो रहा है, यहां पर क्या डिसॉल्व हो रहा है, तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, देखिएगा, और H2O के पास आ गया तो क्या बना दिया? H3O+। एक हाइड्रोजन निकला, H2O के पास एक हाइड्रोजन एक्सेस हो गया तो प्लस साइन हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास? Cl। तो Cl से एक चार्ज निकला है तो -1 चार्ज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल माइनस चार्ज लिखेंगे हम। तो H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना, तो जो हमको कंपाउंड दिया गया था वो क्या था? एसिड था। इसका मतलब एसिड था। अब यहां पर देखिए HCl को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो H+ और Cl- के रूप में यानी कि अपने आयोनिक कंपाउंड में टूट जाता है। तो यहां पर भी H+ रिलीज हुआ यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, यानी कि जो गिवन कंपाउंड था वो क्या था? एसिड था। यानी कि अगर H3O रिलीज हो या फिर H+ आयन बने, H3O आयन बने, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बने या हाइड्रोजन आयन बने, दोनों केस में वो जो गिवन कंपाउंड है जिसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया या वाटर के साथ डिसॉल्व किया गया वो एसिड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4 को हम वाटर के साथ एक बार रिएक्ट करा दिए, फिर H2SO4 को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिए। अब डिसॉल्व करेंगे तो आयन के रूप में टूटेगा H+ और SO4 पे देखिए कितना H2 है ना, तो ये 2 SO4 का चार्ज है, तो SO4 पे -2 चार्ज हो गया, और SO4 के नीचे कितना था? 1 था, इसलिए इस पर 1 चार्ज लिखा गया है। तो यहां पर क्या है? 2 है, H2SO4 हो गया ना। अब देखिए तो यहां पर H+ बनाया SO4, तो यहां पर H+ बनाने का मतलब कि ये एसिड है, यानी कि H2SO4 जो है वो क्या है? एसिड है। अब देखिए H2SO4 को वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला और H2O के पास आ गया, तो क्या बना दिया? H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और क्या बच गया? देखिए H2 था तो एक हाइड्रोजन निकला, तो क्या बच गया? एक हाइड्रोजन बच गया, H और SO4 बच गया, और कितना हाइड्रोजन निकला है? एक हाइड्रोजन, इस पर -1 चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनाया? H3O+ बनाया और HSO4 बनाया। तो यहां पर H3O+ बनाने का मतलब कि जो गिवन कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, वो क्या है? एसिड है। यानी किसी को भी वाटर में डिसॉल्व करो या रिएक्शन कराओ, अगर H+ आयन या H3O+ फॉर्म होता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है, तो जो गिवन कंपाउंड है जिसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया गया था वो क्या था? एसिड था। लेकिन जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे, देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे। कंपाउंड में कौन था? देखिए C6H12O6 सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या डिसॉल्व कराएं तो कुछ नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बस ये C6H12O6 एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, H3O भी नहीं बना। अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है तो C6H11O6 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। यानी कि हाइड्रोजन अगर दो कंपाउंड के बीच में रहे तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। या तो हाइड्रोजन पहले हो या हाइड्रोजन बाद में हो, तभी उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन पहले हो, अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन पहले हो या हाइड्रोजन बाद में हो, तब उस पर हम सोच विचार कर सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बीच में हो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बीच में से नहीं हटाया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3COOH हो गया, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, तो एक लास्ट में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ, किसके पास गया? H2O के पास गया और बना दिया H3O+ और प्लस।
क्या बच गया हमारे पास CH3COO और हाइड्रोजन एक रिप्लेस हुआ, इस पर माइनस चार्ज रह गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर केवल एक यही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये दो कंपाउंड, दो एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया जा सकता है, तभी वो एसिड हो सकता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बदले में लिख सकते हैं कि एसिड्स हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। उसके पास रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन एटम होते हैं। जिसके पास रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन एटम नहीं है वो एसिड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल यहां पर मैंने दे दिया C6H12O6, इसके पास रिप्लेस करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये ऑक्सीजन हटा सकता है, कार्बन हटा सकता है, बीच में से हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नहीं टूट सकता है। ठीक है, इसलिए ये एसिड नहीं है। ये क्या है? नो एसिड, ये एसिड नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये तो एसिड के बारे में हो गया। अब देखते हैं बेस के बारे में। मिटाई से ये तो एसिड का इनका थिंकिंग था कि वाटर के साथ डिसॉल्व करो या रिएक्शन करो। हाँ, एक चीज और इनके बारे में, एक चीज और बता दें कि अगर हम HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो H+ और Cl- बनाएगा, लेकिन ये आयन के रूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके और अपने आप को हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये ज्यादा देर तक हाइड्रोजन प्लस के रूप में नहीं रह सकता है। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। ये वाटर के साथ जुड़ करके क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा। याद रखिएगा इस बात को, हाइड्रोनियम आयन बता दीजिएगा। ठीक है ना, इसलिए हम ज्यादातर HCl + H2O ही लिखते हैं, क्योंकि अगर HCl को वाटर के साथ हम ऐसे लिखें तो H+ और Cl- बनाएगा, क्या फायदा? फिर तो वही बनने वाला है। यहां रिएक्शन कराने पर यह हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो H3O+ और क्या बना देगा? Cl-। और इस रिएक्शन में आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या हो सकता है? अकेला नहीं रह सकता है। तो ये हाइड्रोजन प्लस जो है ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके लास्ट में क्या बना देगा? H3O+ बना देगा। तो जब H3O+ बनाएगा ही तो इस रिएक्शन को क्यों लिखें हम? इसको लिखेंगे डायरेक्ट रूप से। क्या फायदा इसको लिखेंगे तो फिर यहां पहुंचेंगे ही, क्योंकि H+ को अकेला हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसको हमेशा किसके फॉर्म में डालेंगे? H3O+ के रूप में डालेंगे। तो जब H3O+ के रूप में डालना ही है तो क्यों नहीं पहले ही वाटर के साथ रिएक्ट करा दें? ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, तो या तो हाइड्रोजन एटम रिलीज हो, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो, या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो। उस कंडीशन में जो गिवन कंपाउंड है जिसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया गया या वाटर के साथ रिएक्ट किया गया वो एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए आर्हेनियस साहब ने बताया था। आर्हेनियस का थ्योरी जो था CO2, SO2 इस सब के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये उसी कंपाउंड के बारे में स्टडी किए जो हाइड्रोजन कंटेनिंग था, हाइड्रोजन रखता था। अब आता है बेस के बारे में। बेस के बारे में इनका क्या थिंकिंग था देखिए। बेस के बारे में क्या कहना था इनका? आर्हेनियस साहब का कहना था, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम किसके लिए यूज हो रहा है? आर्हेनियस साहब के लिए यूज हो रहा है। अ बेस इज अ कंपाउंड, अ बेस इज अ कंपाउंड which contain लूज हो रहा है, मार्कर लूज हो जा रहा है। which contain हाइड्रोक्सिल ग्रुप and produces hydroxyl ion when dissolved in water। जब वाटर में डिसॉल्व किया गया, यानी कि इनके अनुसार से बेस वह कंपाउंड है जो हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, जैसे NaOH, ये कैपिटल H है। जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे इसको तो सोडियम अलग और OH अलग हो गया। OH पर माइनस चार्ज होता है। OH जो होगा इसी को हम OH पर -1 जो होगा इसी को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोक्सिल आयन कहेंगे।
या फिर दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या रिलीज किया, OH रिलीज हुआ। तो OH का रिलीज होना यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्म होना क्या बताता है कि जो कंपाउंड दिया गया था जिसको वाटर में डिजोल्व किया गया था वो बेस था। उसी तरह अगर हमारे पास AlOH का होल 3 है, इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, इसको डिजोल्व करते हैं तो Al अलग हो जाएगा। और कितने OH है, 3 OH है ना, तो इसको 3OH के रूप में रिलीज कर दीजिए या फिर 3 हटा दीजिए और बाद में बैलेंस कर देंगे हम। ठीक है ना। यहां पर OH 3 है तो 3 लगा दीजिए, तो 3 हटा भी सकते हैं, बाद में बैलेंस कर देंगे हम। तो यहां पर भी OH रिलीज हुआ। तो जिस कंपाउंड को वाटर के साथ डिजोल्व करो, अगर वो OH रिलीज करता है, OH आयन प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो गया, बेस हो गया। अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लेकिन इनका थ्योरी गलत कहां हुआ, एक्सेप्शन देखिए, इनका थ्योरी गलत कहां हुआ। जैसे कि जितना मेटल ऑक्साइड है, जैसे CaO हो गया, MgO हो गया, ठीक है, जितना मेटल ऑक्साइड है वो भी ये OH कंटेन नहीं करता है। इट डजंट कंटेन OH बट इट इज बेसिक इन नेचर। लेकिन ये बेस होता है। अब जैसे इसमें OH नहीं था तब आर्हेनियस साहब इसके बारे में सोचना बंद कर दिए, यानी कि उनका थ्योरी, उनका जो कंसेप्ट था यहीं पे आके गलत हो जा रहा था। एसिड के साथ कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है फिर भी एसिड होता है, वहां पर इनका एसिड का कंसेप्ट गलत हो गया। और बेस में जहां मेटल ऑक्साइड है वहां पर जाकर के इनका कंसेप्ट गलत हो गया, क्योंकि जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। इसी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक्सप्लेन किया कि जिसमें OH हो वो बेस है, और जिसमें H हो, केवल ऑक्सीजन के साथ नहीं, केवल H हो, वो क्या है, एसिड है। सॉल्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, बस एसिड और बेस के बारे में ये मैक्सिमम चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। समझ में आया उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं कुछ और लोगों की बातें कि क्या कहना था उन लोगों का। एक चीज और, ये AlOH का होल 3 टूटा है, अगर आयन के रूप में तोड़ रहे हैं तो यहां पर +3 चार्ज दीजिए। सोडियम एक OH था तो +1 टूटा, यहां पर एल्युमिनियम 3 के OH 3 के रूप में है तो 3 तोड़िए इसको। अगर यहां 3 लिखते हैं तो चार्ज नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 चार्ज लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आयन के फॉर्म में टूट रहा है, यहां पर चार्ज आयन के रूप में तो लिखना ही होगा ना। चलिए मिटाएं से हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट। साइंटिस्ट का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, जैसे ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, तो वो सब हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया आपको बता दे रहे हैं ताकि एसिड को पहचानने में आपको दिक्कत ना हो, एसिड बेस को पहचानने में आपको थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना तर्क कुछ दूसरे तरीके से दिया। उन्होंने कहा, वो थे और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड लॉरी थे, लेविस थे, ठीक है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जिन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया। तो मैं बस थ्योरी बता दे रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं किसने दिया क्या दिया, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा, 10th क्लास के लेवल से ज्यादा होने लग जाएगा। अब देखिए, अब कुछ लोगों ने कहा कि द कंपाउंड, देखिएगा, द कंपाउंड विच डोनेट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि H+, क्योंकि P पर भी 1 चार्ज होते हैं प्लस और हाइड्रोजन पर भी 1+ होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के बदले में लिखा जा सकता है। विच डोनेट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड एन एसिड, जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा। दूसरा, बट जो एक्सेप्ट करेगा, एंड द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन यानी कि H+
इज कॉल्ड बेस। यानी कि जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस होगा। एंड द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। अब कैसे, देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे NH3 प्लस H2 वाटर के साथ डिजोल्व करने पर ये अप्लीकेबल है, नहीं भी हो सकता वाटर के साथ डिजोल्व आप मत कीजिए, बस देखिए कि कहां हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है, कहां डोनेट हो रहा है। कि अगर NH3 को वाटर के साथ रिएक्शन करें, अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकल के इसके पास आ जाए तो क्या बना देगा, NH4, एक हाइड्रोजन आया है तो +1 चार्ज, और H2O से एक हाइड्रोजन निकल गया तो OH बच गया, और OH से कितना हाइड्रोजन निकला है, 1, तो -1 चार्ज कर दिए। तो NH3 क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, यानी कि ये एक्सेप्टर है, तो जो एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको बेस करेंगे, यानी कि NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। और वाटर क्या किया, डोनेट किया, तो वाटर क्या है, यहाँ पर डोनर है, तो ये एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। देखिए एक और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं इसको, दूसरा एग्जांपल से, जैसे अगर SH पर सिंगल माइनस है, SH, S फॉर सल्फर, H फॉर हाइड्रोजन, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, वाटर के साथ हम क्या किए, रिएक्ट करा दिया। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ और SH के पास आ गया, क्योंकि इसको एक्सेप्ट कितना कर सकता है, 1 माइनस चार्ज है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहां पर लिख देंगे H2S, H2S लिख दिए, और H2O से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, OH बच गया। अब देखिए इसमें एक्सेप्टर कौन है, SH एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो गया, और वाटर डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हो गया। अब आप कहेंगे सर SH एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट क्यों नहीं कर सकता है, तो भी बता दे रहे हैं। जैसे SH को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल के वाटर के पास आ गया, डोनेट किया, यहां पर क्या किया, एक्सेप्ट किया, यहां पर क्या किया, डोनेट किया, तो यहां पर बना दिया S पर, पहले से एक चार्ज तो था ही, एक और हाइड्रोजन निकल गया तो चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना, और प्लस कितना हो गया, H2O में एक हाइड्रोजन आया है तो क्या बना देगा, अच्छे से याद होगा, H3O प्लस बना देगा। अब यहां पर एक बार ये बेस हो गया क्योंकि इसने डोनेट किया, नहीं इस कंडीशन में एक्सेप्ट किया तो बेस हो गया, यहां पर इसने डोनेट किया तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब ये कौन सी बात हो गई, बेस, SH बेस भी है, SH एसिड भी है, बिल्कुल। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड के साथ साथ बेस भी होते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। इसमें एक्सेप्टर और डोनर दोनों पता चल रहा है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए किस टाइप का कंपाउंड है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां पर SH एक्सेप्टर भी है, और SH जो है सिंगल माइनस, ये डोनर भी है, किसका, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस का, और ये भी डोनर ऑफ प्रोटॉन है H प्लस का। तो अगर एक्सेप्टर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और डोनर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जब कोई कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करे, यानी कि द कंपाउंड which acts as acid as well as base, then it is called एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। जैसे SH यहां पर क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो गया। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। बहुत अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए जैसे मान गए हमारे पास HCO3 प्लस H2O है, HCO3 पर पहले से -1 चार्ज है। अब देखिए एक बार अगर यह हाइड्रोजन डोनेट करता है किसको, H2O को, तो बना दिया H3O प्लस और प्लस।
CO3 पर पहले से कितना चार्ज था माइनस, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो डबल माइनस हो गया। तो यहां पर इसने क्या किया, डोनेट किया, यहां पर ये डोनेट किया तो ये एसिड की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन वही एक्सेप्ट अगर करता HCO3 प्लस H2O, अगर यहां से हाइड्रोजन निकल के अगर इसके पास जाता, एक्सेप्ट होता, अगर एक्सेप्टर होता तब बना देता कितना H2CO3 और प्लस यहां पर H2O से एक H निकलेगा तो क्या बना देगा OH बना दिया -1। तो यहां पर एक्सेप्टर हो गया तो ये बेस भी हो गया। यानी कि रिएक्शन के अनुसार से ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मिटाएं सो HSO4 के बारे में। अब धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि एसिड को कैसे पहचाने, बेस को कैसे पहचाने। अब देखिए, अगर हम HSO4 को वाटर के साथ डिजोल्व करें, वाटर नहीं किसी और के साथ भी डिजोल्व आप कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन यहां से निकल के अगर इसके पास आ गया H2O के पास तो H3O प्लस बना दिया और प्लस क्या बच गया, SO4 पे पहले से एक माइनस था, अब डबल माइनस हो गया। फिर डोनेट किया तो इस कंडीशन में ये एसिड हो गया। और अगर एक्सेप्ट करता HSO4 प्लस H2O, अगर एक्सेप्ट करता यहां पे तो बना देता H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस क्या हो जाता, OH हो जाता। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट किया तो यहां पर ये क्या काम करेगा, ये बेस की तरह भी काम करेगा। यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। आप जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम HSO4 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा दें तो ये केवल एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन से निकलेगा, अगर यहां से हाइड्रोजन चला जाता है तो क्या बना देगा, H2Cl बना देगा, जो कि कोई कंपाउंड नहीं होता है। एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, H2SO4 बना दिया और Cl को रिलीज कर दिया। तो HSO4 इस कंडीशन में एक्सेप्ट किया, HSO4 इस कंडीशन में क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होता है, वो बेस की तरह ट्रीट करेगा। यहां पर मतलब इस दोनों के रिएक्शन में ये बेस की तरह ट्रीट करेगा और ये डोनर है तो ये एसिड के रूप में ट्रीट करेगा। ये HCl क्या है, डोनर है, और HSO4 क्या है, एक्सेप्टर है। तो जो एक्सेप्टर है वो बेस हो जाएंगे और जो डोनर है वो क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया। यही आर्हेनियस का या अदर साइंटिस्ट का सोचना था। अभी कुछ और तर्क वितर्क जानेंगे आगे हम लोग। मिटाएं से बच्चों। अब देखते हैं आर्हेनियस साहब का लिमिटेशन, गलतियां क्या क्या थी। एक आर्हेनियस के कंसेप्ट को ही देखिएगा, बाकी तो आपको सीनियर क्लासेस में मिलेंगे। 11th 12th में जाएंगे, 12th क्लास में तब पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए आर्हेनियस का लिमिटेशंस देख रहे हैं। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट देखिए क्या ड्रॉबैक है और लिमिटेशंस क्या क्या है। सो फर्स्ट नंबर में देखिए, इट इज not able to explain the acidic and basic behavior of substance other than water। वाटर क्या, सॉल्वेंट, यानी कि वाटर के अलावा
ये क्या करते थे, आर्हेनियस साहब क्या करते थे, किसी भी चीज को वाटर में डिजोल्व करते थे। लेकिन वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट का अगर यूज किया जाए, जैसे कि अल्कोहल का यूज किया जाए, तो अल्कोहल में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर नहीं बता पा रहे थे। अल्कोहल का, पेट्रोल का, डीजल का वगैरह वगैरह जितना लिक्विड है उसके बारे में ये नहीं बता पा रहे थे। एक और चीज में लिख सकते हैं, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में भी ये नहीं बता पा रहे थे। यानी कि इनका थ्योरम केवल किस पर बेस्ड था, वाटर के लिए सॉल्वेंट के रूप में इनके थ्योरम में क्या यूज किया जा रहा था, केवल वाटर। वाटर के अलावा किसी सॉल्वेंट के बारे में सोचे ही नहीं, या फिर इनका थ्योरी काम ही नहीं किया उस पर। दूसरा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हिम, according to Arrhenius, acid is a hydrogen containing compound, but some non-metal oxide like as some non-metal oxide like as CO2, SO2, etc. are acidic in nature, but it doesn't contain any hydrogen atom. ये भी थ्योरी यहां पे गलत हो गया। थर्ड नंबर, सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली metal oxide such as CaO, MgO, etc. don't have hydroxyl ion, but it is basic in nature. Basic in nature. He was not able to explain. He was not able to explain. ऐसा क्यों होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, बट ये भी बेसिक होते हैं। और उनका कहना क्या था कि जो OH रखता है वही बेसिक होता है। तो 3 लिमिटेशन है जिसको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब जानेंगे कि CaO, MgO OH नहीं रख रहा है फिर भी बेस क्यों है, ठीक है ना। CO2, SO2 हाइड्रोजन नहीं रख रहा है लेकिन एसिडिक क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ पढ़े आज हम लोग इसके बारे में और आगे जानेंगे। और आगे का क्लास होगा, बता दें हम, टाइप्स ऑफ एन एसिड, और एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग, बेसिसिटी। बेसिसिटी देखें, अभी एसिड ही पढ़ेंगे हम लोग, अभी एसिड पढ़ने में टाइम लगेगा। एसिड जब खत्म हो जाएगा तब बेस पढ़ेंगे, बेस खत्म हो जाएगा तो सॉल्ट पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है बच्चों। रहने देते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, काफी अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है बाबू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच बाबू।